बच्चों आज हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग केपी एंड केसी। पिछले लेक्चर पे हम लोग केपी और केसी के बारे में देख लिए थे। केपी केसी क्या होता है, यूनिट क्या होती है, इन सारी चीज़ों पे चर्चा की गई थी। आज हम लोग देखेंगे कौन से फैक्टर केपी और केसी को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए फैक्टर अफेक्टिंग केपी एंड केसी। यहाँ पर पहला केपी एंड केसी does not depend upon initial concentration, initial pressure, initial volume, number of step of reaction, number of step of reaction, and catalyst. एंड कैटलिस्ट। तो केपी केसी इन सारे फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। सेकंड, केपी एंड केसी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। केपी केसी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। केपी एंड केसी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रिलेशन बिटवीन केपी और केसी and temperature was represented by one half as follow। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर लिखेंगे log kp2 upon kp1 delta h upon 2.303 r। यहाँ पर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। where kp2 equilibrium constant at temperature T2, kp1
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट at temperature T2 T1 delta H enthalpy change delta H enthalpy change ये हो जाएगा। Similarly log Kc2 log Kc2 अपॉन Kc1 यहाँ पर डेल्टा E अपॉन 2.303 R यहाँ पर T2 माइनस T1 T2 where Kc2 equilibrium constant at temperature T2 Kc1 equilibrium constant at temperature T1 delta E internal energy change ये हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर K इक्वल टू A E पावर यहाँ पर H यहाँ पर RT H अपान RT ये लिख सकते हैं, बल्कि डेल्टा H होगा। यहाँ पर अगर दोनों का log ले लिया जाए तो log K इक्वल टू log A सॉरी log K इक्वल टू log A यहाँ पर log लेने पर ये E हट जाता है, यहाँ पर डेल्टा H अपान 2.303 RT। अब यहाँ पर log K और 1/T के बीच में ग्राफ खींचा जाए, इसको 1/T लिख सकते हो, तो यहाँ पर log K और 1/T के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर ये स्लोप बन जाएगा, ये मतलब ग्राफ बन जाएगा, ये नीचे आएगा। इसको आप y स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर सकते हैं। y और x दो वेरिएबल होते हैं, y और x दो वेरिएबल होते हैं। यहाँ पर m जो होता है स्लोप होता है। अब अगर m के पहले प्लस चिन्ह है तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा और माइनस है तो नीचे आएगा, और ये इंटरसेप्ट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर चूंकि देखो ये log k हो गया जिसको आप y कह सकते हो, ये x हो गया, ये पूरा m हो जाएगा और ये c हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा ये माइनस डेल्टा H अपान 2.303 R होगा, और यहाँ पर ये स्लोप ये है, और इंटरसेप्ट यहाँ पर ये लाइन ये इंटरसेप्ट है।
तो इंटरसेप्ट की वैल्यू हो जाएगी, इंटरसेप्ट log a हो जाएगा। log a क्या है? तो log a आप प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कह सकते हो। यहाँ पर देखें ये e एक्सपोनेंशियल फैक्टर है और इसके पहले है तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कह सकते हो। यहाँ पर डेल्टा एच लिखे हो तो यहाँ पर log kp लिखोगे, यहाँ पर अगर kp लिखोगे, और अगर यहाँ पर kc लिख देते हो तो यहाँ पर डेल्टा e आ जाएगा। kc लिखेंगे, यहाँ पर kc लिखेंगे तो डेल्टा एच ई आ जाएगा, kp लिखेंगे तो डेल्टा एच आ जाएगा यहाँ पर। और आगे देखें भैया, यहाँ पर हम लोग नोट करके अगर देखें, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है, ये Kp और Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन Kp और Kc इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो Kp या Kc टेम्परेचर के इंडो में डायरेक्टली होगा और एक्सो में इनवर्सली होगा। एक क्वेश्चन लिखा जाए, एक क्वेश्चन लिखा जाए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ए रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एज फॉलो, प्लेस एज फॉलो at 27 degree Celsius, N2 plus 3H2 2NH3 डेल्टा H इक्वल टू -100 किलो कैलोरी, ये हो जाएगा। If at this temperature equilibrium constant Kp for this reaction is 100, then what will be value of Kp at 47 degree Celsius for this reaction? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है A 100, B less than 100, C greater than 100, D greater than equal to or less than 100। अब ऐसा ऑप्शन दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सॉल्व करना ही नहीं है। यहाँ पर हमने जानबूझ के डाटा दे दिया है 100, ये ध्यान दो, ये डाटा हमने जानबूझ के दे दिया है। यहाँ पर वैसे हम EX लिख सकते थे, यहाँ पर मान लो EX लिख लिए होते, लेकिन डाटा हम आपको परेशान करने के लिए दिए हैं। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, चूंकि आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हो कि ये टेम्परेचर, यहाँ पर ध्यान दो, ये एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H नेगेटिव है, तो एक्सोथर्मिक है। अब एक्सोथर्मिक के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दें, एक्सोथर्मिक की अगर हम लोग बात करें तो फॉर एक्सोथर्मिक
रिएक्शन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर डेल्टा सॉरी Kp इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो Kp घट जाएगा और टेम्परेचर 27 से 47 कर दिया गया है, इसका मतलब जो वैल्यू रही होगी वो कम हो जाएगी। तो थी कितना 100, तो इसका मतलब अब 100 से कम आएगी। तो ये ऑप्शन बी होगा और बिना सॉल्व किए आप बता लेंगे। चलो भैया अब हम लोग तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखने चल रहे हैं, थर्ड पॉइंट। Kp एंड Kc डिपेंड्स अपॉन स्टोकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। Kp एंड Kc डिपेंड्स अपॉन स्टोकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। Kp और Kc स्टोकियोमेट्री पर डिपेंड करता है। तो डिपेंड्स अपॉन स्टोकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं ए। यहाँ पर एक रिएक्शन ले रहे हैं A प्लस बी इक्वल टू सी। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। अब यहाँ पर A/2 लिख रहे हैं प्लस B/2 लिख रहे हैं, यहाँ पर C/2 लिख रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। अब K1 और K2 में रिलेशन अगर आपसे कहा जाए तो सबसे पहले आप देखेंगे, मतलब प्रोडक्ट C है, जैसे यहाँ पर देख लें प्रोडक्ट C है, दोनों में प्रोडक्ट C है। अगर प्रोडक्ट नहीं बदल रहा है तो दोनों के कांस्टेंट को आप बराबर कर देंगे, मतलब K1 बराबर K2 कर देंगे। कब? जब प्रोडक्ट नहीं बदल रहा है, एक चीज। और फिर देखेंगे कि किस रिएक्शन के मतलब को डिवाइड किया गया है। तो K2 वाले को डिवाइड किया गया है और किस वैल्यू से डिवाइड किया गया है, तो 2 से। तो जिस वैल्यू से जिस रिएक्शन को डिवाइड किया गया होगा उसके कांस्टेंट पर उसी वैल्यू की पावर लगा देंगे। ये चीज हो गया, आर करके पावर लगा देंगे। अब हमने पावर के रूप में बताया और पावर के रूप में नहीं दिया है तो रूट के रूप में दिया होगा, तो इसको आप रूट के रूप में लिखेंगे, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। मतलब हमने बताया इस रूप से, हो सकता है आप क्वेश्चन में इस रूप से दिया हो, तो आप अपना काम यहीं से शुरू करोगे कि जिस रिएक्शन के को डिवाइड किया गया है उसके कांस्टेंट पर उसी वैल्यू की पावर लगा देंगे। तो रिएक्शन 2 को डिवाइड किया गया था तो 2 के कांस्टेंट पर 2 की पावर लगा दिए। हमने पढ़ाया ऐसे और ऑप्शन में दिया गया है ऐसे, तो फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे ऐसे। अच्छा, इसको करेंगे क्यों, ऐसा समझना चाह रहे हैं अगर आप, तो ऐसा क्यों करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग देखें दोनों के रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन 1 लिख दे रहे हैं और यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं। अब 1 के लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो यहाँ पर K1 हो जाएगा C, यहाँ पर अपॉन A इंटू B हो जाएगा। ये K2 के लिए अगर हम लोग ये रिएक्शन 1 का है और 2 के लिए अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो K2 यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं C पावर 1/2, यहाँ पर A पावर 1/2, यहाँ पर V पावर 1/2। ऐसा पावर क्यों 1/2 लिख रहे हैं? क्योंकि जो कोफिशिएंट होता है उसी को पावर में करते हैं। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर ध्यान दो, ये C/2 लिखा है, तो इस C/2 को आप यहाँ पर C इंटू 1/2 लिख सकते हो। तो चाहे आप ये C/2 इसको कहो
या c इंटू 1/2 कहो, ये दोनों बात एक ही हैं। और तो ये जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में आता है। कोफिशिएंट यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर पावर 1/2 हो गया। ठीक भैया। अब यहाँ पर 1/2 है, तो अब आप क्या करें, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें। मतलब यहाँ पे हम क्या करें कि इसका और इसका मतलब इस इक्वेशन 2 को दोनों साइड का स्क्वायर कर दें। हमारे पास दो ऑप्शन है, इसको इक्वेशन 2 को दोनों साइड का स्क्वायर कर दें। तो अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पर k2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर k2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर करने पर ये हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा c, और यहाँ पर हो जाएगा a, यहाँ पर हो जाएगा b। अब ये ध्यान दें, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह रहे थे ये, और इसको इक्वेशन 2 कह रहे हैं। अब इक्वेशन 1 को अगर ध्यान दिया जाए, इक्वेशन 1 को, तो जो चीज़ यहाँ पर इक्वेशन 1 में है, यहाँ पर ये चीज़ें आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, ये चीज़ जो यहाँ पर आप इक्वेशन 1 में देख रहे हो, वही चीज़ यहाँ पर इक्वेशन 2 में है। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 आपस में सेम हैं, तो दोनों के कांस्टेंट भी यहाँ पर आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर k1 इक्वल टू क्या कर दोगे, k2 का स्क्वायर कर दोगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पर ध्यान दो, पहले इसको इक्वेशन 1 लिखा और इसको इक्वेशन 2 लिखा, बाद में कहा कि 2 का इस दोनों 2 इक्वेशन जो 2 है इसका दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया जाए, तो ये मिल गया। अब ऐसा ना करते, इक्वेशन 1 के दोनों साइड का रूट ले लेते हैं, तो यहाँ पर रूट लेते थे, यहाँ पर रूट आ जाता, और यहाँ पर 1/2 आ जाता, 1/2 आ जाता, 1/2 आ जाता, तब ये इसके बराबर हो जाता। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप चाहे जैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू ये आ जाएगी। चलो, तो ये चीज़ हो गया कि स्टॉकियोमेट्री पर डिपेंड करता है। एक इक्वेशन हमने आपको समझाया, अब यहाँ पर दूसरा समझा रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा है a प्लस बी, यहाँ पर c इक्वल टू c, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 है, यहाँ पर a/n b/n, यहाँ पर c/n। k1 k2 में संबंध बताना है, तो चूंकि प्रोडक्ट वही है इसलिए कांस्टेंट पहले बराबर रख देंगे। दोनों में प्रोडक्ट c है देख लो, तो इसलिए दोनों के कांस्टेंट बराबर कर दिए। अब इक्वेशन 2 को n से डिवाइड किए हैं, तो इसका मतलब इक्वेशन 2 का जो कांस्टेंट है उस पर n की पावर लगा देंगे। अब पावर वाला ऑप्शन अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो फिर दोनों साइड का nth रूट ले लेंगे, तो k2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर nth रूट k1, ऐसा ये हो सकता है। यहाँ पर इक्वेशन 3 देख रहे हैं, इक्वेशन 3 भैया, यहाँ पर फिर से हमने लिखा a प्लस बी इक्वल टू c, यहाँ पर अब की यहाँ पर c कर दे रहे हैं, बाई 2 कर दे रहे हैं, यहाँ पर a बाई 2 प्लस b बाई 2, यहाँ पर k1 कर दिए, यहाँ पर k2 कर दिए। अब यहाँ पर ध्यान दो, पहले सबसे पहले आप देखोगे कि हुआ क्या है, तो हुआ ये है कि प्रोडक्ट बदल गया है। जो पहले प्रोडक्ट था अब वो रिएक्टेंट हो गया है, जो पहले प्रोडक्ट था अब वो रिएक्टेंट हो गया है। तो प्रोडक्ट जब बदल गया है तो जो कांस्टेंट हैं उनको हम लोग 1/, के रूप में लिखेंगे। 1/, यहाँ पर सॉरी 1/2 के रूप में लिखेंगे, हमने गलत लिख दिया है। K1 K2 नॉट K1। अब जिसके कांस्टेंट को डिवाइड किया है उसी पर पावर आ जाएगी, तो 2 को डिवाइड किए थे, 2 के कांस्टेंट पर यहाँ पर हम पावर लगा देंगे 2। या ऐसे कर सकते हैं K2 यहाँ पर पावर 2 अपान इक्वल टू 1/K1। अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा K2 पर क्या हो जाएगा 1/K1 होल का रूट आप ले लेंगे ऐसे।
ये आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिखा, अब एक का रूट एक ही आएगा, तो आप ये ऐसे भी लिखा देख सकते हो। तो K2 इक्वल टू 1/रूट K1, ये ऑप्शन भी सही होगा। तो अगर प्रोडक्ट बदल जाता है तो इन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, फोर्थ, यहाँ पर A प्लस B इक्वल टू C, यहाँ पर K1, यहाँ पर 2A प्लस 2B इक्वल टू 2C, यहाँ पर K2, ये यहाँ पर K1, ये देखो प्रोडक्ट वही है, इक्वल टू K2। मल्टीप्लाई अगर किया गया है तो पावर दूसरे वाले पे रखे गए। यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 को किया गया, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो वही जिससे मल्टीप्लाई किया गया वो पावर दूसरे पर आ जाएगा। या आर करके हम लोग K2 इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे, K1 इक्वल टू रूट K2। ध्यान रखिएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके कांस्टेंट पर रूट आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो पावर आ जाएगा। सीधे समझो, जिस रिएक्शन को डिवाइड किया गया है, इक्वेशन 2 को डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर 2 का रूट आ गया है। अगर मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर 2 का पावर आ जाता। अच्छा, अगर इक्वेशन बदल दिए, यहाँ पर A प्लस B, यहाँ पर प्रोडक्ट बदल दिए, यहाँ पर C, यहाँ पर 2C, यहाँ पर A प्लस B, 2A प्लस 2B, यहाँ पर 2A प्लस 2B। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, ये 2B, यहाँ पर K1, ये K2। तो सबसे पहले देखें कांस्टेंट बदल गया, सॉरी प्रोडक्ट बदल गया, तो इसका मतलब ये 1/, के रूप में लिखेंगे 2। अब मल्टीप्लाई 2 वाले, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किए हो K2 वाले को, तो जिसको मल्टीप्लाई करोगे उस पर उसी वैल्यू की रूट लगा दोगे यहाँ पर। तो K1 इक्वल टू 1/K2 का रूट हो जाएगा। इस चीज को जानते रहें। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम जो आपसे पूछा जाता है फ्रिक खूब, उसको देखें। यहाँ पर ए रिएक्शन अकर एज फॉलो, या क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड रिलेशन बिटवीन K1 and K2 of given reaction। यहाँ पर 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3 K1, यहाँ पर SO3 इक्वल टू SO2 प्लस हाफ O2, यहाँ पर K2, ये चीजें हो जाएंगी। अब यहाँ पर रिलेशन बताना है भैया। तो जैसा आपको बताया गया कि यहाँ पर ध्यान दो, ये K1 है और ये K2 है। तो पहले प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट SO3 है और यहाँ पर रिएक्टेंट SO, मतलब प्रोडक्ट SO2 है। तो प्रोडक्ट बदल गया, इसका मतलब K1 इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 1/K2 लिखोगे, ये हो जाएगा। अब ध्यान दो, इक्वेशन 2 को डिवाइड किया गया है, कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर नीचे 2 है, इक्वेशन 2 वाले को डिवाइड किया गया था। यहाँ पर ध्यान दो, 2SO3 है, यहाँ पर SO3 है, तो 2SO3 मतलब यहाँ पर 2 से, अगर यहाँ पर 2/2 लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर 2SO3 था ना, तो यहाँ पर 2SO3 लिखेंगे तो नीचे 2 लिख देंगे, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। मतलब इक्वेशन 2 को डिवाइड किया गया किस वैल्यू से, 2 से। तो जिसको डिवाइड करेंगे उसी वैल्यू की पावर उसी के कांस्टेंट पे लगाएंगे। तो इसका मतलब 2 की पावर 2 के कांस्टेंट पे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा। तो K1 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर K2 का स्क्वायर तो आपने लिखा ही है, R K2 इक्वल टू 1/√K1 कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसको जानते रहेंगे भैया। तो ये हो जाएगा। चलो, तो हम लोगों ने चर्चा किया कि Kp और Kc है डिपेंड नहीं करता है स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन पर, डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है सारी। यहाँ पर Kp और Kc स्टोइकियोमेट्री पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर Kp एंड Kc अगला पॉइंट है, शायद 4th पॉइंट होगा। Kp and Kc does not depends upon number of step of reaction, does not depends upon number of step of reaction। तो नंबर ऑफ स्टेप पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर देखा जाए भैया, अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये H3PO4। यहाँ पर K लिख रहे हैं, यहाँ पर 3H प्लस PO4 ट्रिपल माइनस, यहाँ पर लिख रहे हैं फिर से H3PO4, यहाँ पर सॉरी H प्लस H2PO4 सिंगल माइनस, यहाँ पर H2PO4 सिंगल माइनस, यहाँ पर K2 H प्लस HPO4 डबल माइनस, HPO4 डबल माइनस इक्वल टू K3, यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर PO4 ट्रिपल माइनस। अब यहाँ पर ध्यान दें, आपसे अगर कोई कहता है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन K1 K2 K3, तो सबसे पहले हम इन तीनों को जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा HPO4 माइनस H2PO4 माइनस HPO4 डबल माइनस HPO4 डबल माइनस। यहाँ पर बचेगा क्या? बचेगा H3PO4, यहाँ पर बच जाएगा ट्रिपल H प्लस PO4 ट्रिपल माइनस। यहाँ पर अब ये ध्यान दें, ये पहला रिएक्शन और ये तीसरा रिएक्शन सेम है, चौथा पांचवा जो है ये दोनों सेम है, ये बच गया। तो कहने का मतलब इन तीनों रिएक्शन को हम लोग जब जोड़े तो हमें ये इसको मेन रिएक्शन कह रहे हैं, ऊपर वाले को मेन रिएक्शन कह रहे हैं, जिसमें वो 2 नहीं लिखा है उसको मेन रिएक्शन कह रहे हैं। तो मेन रिएक्शन हमें कैसे मिला? इनको स्टेपवाइज रिएक्शन कह रहे हैं।
स्टेप वाइज रिएक्शन को जोड़ने से मिला। अच्छा, हम कैसे जानेंगे कि ऐड करने पर मिलेगा या सब्सट्रैक्ट करने पर मिलेगा? तो हम सबसे पहले रिएक्शन को देखेंगे। मेन रिएक्शन में जो PO4 है ये प्रोडक्ट है और स्टेप वाइज रिएक्शन में PO4 प्रोडक्ट में दिख रहा है। मेन रिएक्शन में H3PO4 रिएक्टेंट है, स्टेप वाइज में H3PO4 रिएक्टेंट में दिख रहा है। तो अगर जो मेन रिएक्शन है उसका रिएक्टेंट स्टेप वाइज के रिएक्टेंट में हो, मेन रिएक्शन का प्रोडक्ट स्टेप वाइज रिएक्शन के प्रोडक्ट में हो, इसका मतलब जोड़ने पर मिलेगा। और अगर मेन रिएक्शन सभी रिएक्शन को जोड़ने पर मिल रहा है तो जो मेन रिएक्शन का कांस्टेंट है वो सभी रिएक्शन के कांस्टेंट के मल्टीपल प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहाँ पर सभी रिएक्शन के मल्टीपल प्रोडक्ट के बराबर होगा ये चीज। अच्छा, एक ध्यान रखिएगा, ये चीज हो गया। इसको यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन पूछ सकते हैं, log के यहाँ पर इक्वल टू log लेने पर जो प्लस होता है वो जुड़ जाता है, log K2 प्लस log K3, ये भी सही है, ये भी सही है। और अगर ये एसिड है तो हमेशा K1, जैसे मान लो केवल इतना लिखा होता है यहाँ पर, मेन रिएक्शन यहाँ पर लिखा ही ना होता, H3PO4 यहाँ पर है और ऐसे लिखा होता H3PO4, यहाँ पर लिखा है H प्लस H2PO4 माइनस H2PO4 माइनस यहाँ पर H प्लस ये H2PO4 सॉरी 4 यहाँ पर H2 नहीं रहेगा, ये H रहेगा, HPO4 और अब HPO4 डबल माइनस, इसका मतलब क्या हो गया, H प्लस प्लस PO4 ट्रिपल माइनस, ये हो गया। अब यहाँ पर मान लो आपने K1 लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर K3 लिखा है, तो K1 K2 K3 लिखा है। तो ये चीजें हो गई भैया। अगर पूछा जाए कि यहाँ पर इनमें रिलेशन क्या है, K1 K2 K3 में रिलेशन क्या है, तो आप कहेंगे K1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K3। अगर ये कंपाउंड कोई एसिड है या कोई बेस है, ध्यान रखिएगा, लेकिन वीक है, और ये इक्विलिब्रियम तभी होगा जब वीक होगा। तो किसी भी एसिड या बेस का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो पहला हमेशा K1 से ज्यादा हो, K1 ज्यादा होगा K2 से, K2 ज्यादा होगा K3 से। तो नोट करके हम लिख भी दे रहे हैं, नोट करके, फॉर एसिड आर बेस K1 is always greater than K2, K2 is always greater than K3, ये चीज होगा। रीजन पूछा जाए क्यों, तो आप कहेंगे ध्यान दो K2 कम क्यों होगा, तो यहाँ पर ध्यान दो, ये यहाँ पर जब एक बार ये डिसोसिएट हो गया तो ये प्रोडक्ट में H प्लस और H2PO4 माइनस बना, और दूसरे भी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो H प्लस है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये प्रोडक्ट पहले से H प्लस यहाँ पर ऊपर पहले से प्रेजेंट है, तो पहले से प्रेजेंट है, इसका मतलब इस H2PO4 के डिसोसिएशन को कॉमन आयन इफेक्ट के कारण कम कर देगा। तो कॉमन आयन के इफेक्ट के कारण अगर ये कम कर दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि डिसोसिएशन भी कम हो जाएगा। तो डिसोसिएशन कम हो जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट कम हो जाएगा। तो फॉर एसिड आर बेस यहाँ पर K1 इज ग्रेटर देन K2, K2 इज ग्रेटर देन K3, ये हो गया। अच्छा, एक रिएक्शन CBSE PMT में यहाँ पर पहले देखते हैं तो बताते हैं, एक और दूसरा रिएक्शन लेते हैं, ये CBSE PMT का नहीं है लेकिन इसके बाद वाला देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर 2N2 नहीं, यहाँ पर N2 है केवल,
प्लस 2O2, यहाँ पर लिखा गया है 2NO2 यहाँ पर। अब यहाँ पर NO2, यहाँ पर 2NO, यहाँ पर 2NO प्लस O2, ये आप लिख रहे हो 2NO2, यहाँ पर K1 K1 K2, फाइंड रिलेशन बिटवीन K1 K2। तो K1 और K2 में रिलेशन फाइंड करना है। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये मेन रिएक्शन है, यहाँ पर ध्यान दो भैया, ये मेन रिएक्शन है। मेन रिएक्शन है तो अब हम मेन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है NO2 है, स्टेप वाइज रिएक्शन में भी NO2 प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में है, ये N2 रिएक्टेंट है, O2 रिएक्टेंट है, तो N2 और O2 रिएक्टेंट में है। तो जब प्रोडक्ट में है और रिएक्टेंट में है, इसका मतलब स्टेप वाइज रिएक्शन को हम लोग ऐड कर दें। तो जब स्टेप वाइज रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, N2 प्लस 2O2, यहाँ पर 2NO2, मतलब ये K आ गया। तो चूंकि जोड़ने पर मिला है इसलिए K इक्वल टू हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, K इक्वल टू लिखेंगे K1 इंटू K2, ये चीज। और अगर घटाने पर मिले तो यहाँ पर ध्यान दें, अब जो क्वेश्चन लिखने चल रहे हैं ये CBSE PMT का है। CBSE PMT आप देख लेना, CBSE में ही पूछा गया है। यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर N2 प्लस 2O2, यहाँ पर 2NO2, यहाँ पर K, यहाँ पर N2 प्लस O2, यहाँ पर 2NO, यहाँ पर 2NO2 इक्वल टू हो जाएगा 2NO प्लस O2। यहाँ पर K1 लिख रहे हैं, यहाँ पर K2 लिख रहे हैं, K1 K2, ये K2 है, तो यहाँ पर हम K2 लिख रहे हैं। अब ध्यान दो बेटा, ये मेन रिएक्शन है, जो K है वो मेन है, K1 K2 स्टेप हैं। तो मेन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है देखो NO2, ये स्टेप वाइज रिएक्शन में ये रिएक्टेंट में है, मतलब अपोजिट साइड में है। तो जब अपोजिट साइड में होगा तो उस रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सब्सट्रैक्ट किसको करेंगे, सब्सट्रैक्ट किसको करेंगे, रिएक्शन 1 से 2 को या 2 से 1 को। तो जिसमें ये काम हुआ है उस रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। ये हुआ कहाँ पे है, इक्वेशन 2 में, तो इसलिए इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करें, इक्वेशन 1 से सब्सट्रैक्ट कर दें। तो अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग माइनस लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब ये माइनस हो गया, तो यहाँ पर फिर से देखें, ये NO2 यहाँ पर NO प्लस में है और यहाँ पर NO माइनस, ये माइनस नीचे लगा है, माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। O2 अब बचा क्या, ये N2 बचा, तो यहाँ पर N2 आप लिख दो, यहाँ पर आपने N2 लिख दिया। ये O2 है ऊपर, इसमें O2 है, लेकिन यहाँ पर O2 माइनस में है, तो इसको माइनस में अगर हम लोग इधर ले आते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, 2O2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 2NO2 माइनस में है, यहाँ पर देखो ये माइनस लगा हुआ है इसके नीचे, उधर ले जाएं तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, मतलब 2NO2 हो जाएगा। अब ध्यान दो, आपको ये मेन रिएक्शन मिल गया, कैसे मिला, घटाने पर।
तो जब मेन रिएक्शन घटाने पर मिलेगा तो जो इस मेन रिएक्शन का कांस्टेंट होगा वो रिएक्शन के डिविजिबल के बराबर होगा या रेशियो के बराबर होगा। नीचे कौन आएगा? जिसको आपने सब्सट्रैक्ट किया था। आप इसको डेरिवेट करके भी जान सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन की आपको ज़रूरत है नहीं, ये चीज़ होगा। तो जिसको सब्सट्रैक्ट किया गया होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक भैया, तो ये चीज़ हो जाएगा, इसको आप जानते रहें। तो यहाँ पर नोट करके हम लोग जान सकते हैं, लिख सकते हैं कि अगर मेन रिएक्शन स्टेप वाइज को जोड़ने पर मिलता है तो जो मेन रिएक्शन का कांस्टेंट है वो स्टेप वाइज रिएक्शन के कांस्टेंट के मल्टीपल प्रोडक्ट के बराबर होगा, और अगर घटाने पर मिलता है तो डिविजिबल के बराबर होगा। यहाँ पर नोट करके हम लोग लिख लेते हैं। इफ मेन रिएक्शन is obtained by addition of stepwise reaction, then main reaction is obtained by addition of stepwise reaction, then equilibrium constant of main reaction is equal to multiple product of equilibrium constant of each step। ये पहला हो गया। और दूसरा, if main reaction is obtained by subtraction of stepwise reaction, then equilibrium constant of main reaction is equal to divisible of equilibrium constant of stepwise reaction। ये हो जाएगा। अब ये भी आपने देखा था। एक क्वेश्चन हम लोग और लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन ही है, ये भी सीबीएसई पीएमटी में पूछा गया क्वेश्चन है, सीबीएसई पीएमटी का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, सीबीएसई फाइंड
रिलेशन between equilibrium constant of given reaction. Find relation between equilibrium constant of given reaction. चलो भैया, ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, अब हम लोग चर्चा करते हैं और भी यहाँ पर हैं। ये K1, K2, K3 यहाँ पर ये है। अब ये रिएक्शन कांस्टेंट के बीच में रिलेशन बताना है। सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर K वाला जो रिएक्शन है ये मेन रिएक्शन है। ये पहला रिएक्शन मेन रिएक्शन है। इसमें प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में अमोनिया है, जबकि यहाँ पर अमोनिया प्रोडक्ट में है। तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि चूंकि अमोनिया रिएक्टेंट है इसलिए रिएक्टेंट में लाना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट में लाने के लिए इसका साइड चेंज करना पड़ेगा। साइड कब चेंज होगा? जब इसको हम माइनस में करें। तो माइनस में करेंगे तो इसका मतलब इक्वेशन 3 माइनस में रहेगा। यहाँ पर ध्यान दो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अमोनिया जितना था यहाँ पर दूसरे में उतनी ही अमोनिया है, अब हाँ उतनी ही अमोनिया है, तो ये माइनस में रहेगा। ये हो गया भैया। अब देखें पहला केस N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO। यहाँ पर NO प्रोडक्ट में है, यहाँ पर प्रोडक्ट में है, और 2NO है, 2NO है। बात ठीक है, मतलब पहला रिएक्शन पे कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर दूसरे रिएक्शन पे देखें। दूसरे रिएक्शन में यहाँ पर वाटर प्रोडक्ट में है और यहाँ पर भी वाटर प्रोडक्ट में है। इसका मतलब अच्छा वाटर 3 है, यहाँ पर वाटर 1 है। इसका मतलब इस रिएक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, आप वैसे लिख दो N2 यहाँ पर। अब हम लोग 2NO लिख देते हैं। यहाँ पर अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K-1 कर दें, K-1, तो K-1 और K1 में तो कोई बराबर चेंज है नहीं, तो इसका मतलब K-1 बराबर K कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान दो, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3H2, यहाँ पर 3/2O2, सॉरी यहाँ पर K अभी लिखेंगे, यहाँ पर 3H2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको K-2 कर रहे हैं, K-2। अब K-2 और K2 में क्या रिलेशन है पहले तो ये देख लो। तो K-2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग उसी वैल्यू की उस पर रूट लगाते हैं या दूसरे के कांस्टेंट पर पावर कर देते हैं। तो अगर आपने K- वाले इसको अगर आपने मल्टीप्लाई किया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसी तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए K-2 ये
के डैश टू, ये डैश है, यहाँ पर ध्यान दें, के डैश टू अगर आपसे कहा जाए तो के डैश टू जो हो गया भैया, ये के टू की पावर 3 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर कोई चेंज हुआ नहीं है। यहाँ पर आप लिखोगे N2 प्लस 3H2, यहाँ पर हो जाएगा 2NH3। इसका कांस्टेंट हम लोग के डैश 3 लिख रहे हैं। तो ये चूंकि प्रोडक्ट उल्टे साइड में चला गया, सॉरी इसको माइनस में रखना है हमें यहाँ पर। अब हम लोग या के डैश 3 में कोई चेंज आया नहीं है, तो ये के 3 के बराबर ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो इक्वेशन 3 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसके प्रोडक्ट को अपोजिट साइड में ले जाना है। तो अब अगर ऐसा करते हैं तो देखें होगा क्या, यहाँ पर 3H2 प्लस में, यहाँ पर माइनस में, N2 माइनस में, N2 प्लस में, यहाँ पर बचेगा O2 और ये 3/2 O2। यहाँ पर 2NH3 इधर लाएंगे तो 2NH3 इधर लाएंगे तो ये प्रोडक्ट में हो जाएगा, रिएक्टेंट में। यहाँ पर क्या बच रहा है, O2 एंड 3O2, इसको जोड़ेंगे तो 5/2 O2 हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया। और यहाँ पर कुछ और कैंसिल होगा या नहीं होगा, अमोनिया तो इधर आ ही गया, अब नहीं कैंसिल होगा। तो अब यहाँ पर बच क्या रहा है, 2NO प्लस 3H2O, ये बच रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दें तो ये इन तीनों रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, K1 और K2 इन दोनों को जोड़ा गया है, पहले और दूसरे को जोड़ा गया है। तो इसका मतलब पहले और दूसरे के स्टैंड को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और तीसरे को सब्सट्रैक्ट किया गया है तो तीसरा नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा मेन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हो जाएगा भैया, ये भी CBSE PMT में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग अभी तक देख रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और देख लिया गया। अब हम लोग एक एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा जाए। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो यहाँ पर Kp और Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये ध्यान दें, यहाँ पर ध्यान दें, इसको समझो बेटा, थोड़ा सा देखा जाए, ध्यान से देखा जाए। बहुत सरल सा रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं, A=B ले रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग K लिख रहे हैं, चाहे वो Kp हो जाए, Kc हो जाए, इससे मतलब नहीं है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यहाँ पर A है। अब ये B प्रोडक्ट है, B प्रोडक्ट है, और B अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको कह रहे हो ज़्यादा होगा। मतलब K तभी ज़्यादा होगा जब B ज़्यादा होगा, और B ज़्यादा हो, ये B जिसको कह रहे हो B प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ये ज़्यादा हो, इसका दो मीनिंग है। एक तो ये B स्टेबल है तब ज़्यादा होगा, नहीं तो A B में बदला और B स्टेबल था नहीं, तो B क्या होगा, तुरंत बदल जाएगा A में, पीछे की साइड में चला जाएगा। भाई आप कहीं पर जा रहे हो, दौड़ते हुए जा रहे हो, और आपको कहीं पर खतरा महसूस हो, पहुंच तो गए हो, लेकिन जितनी तेज गए थे उससे ज़्यादा तेजी से आप पीछे लौट आओगे,
तो वहाँ पर स्टेबल हो, इसका मतलब आप वहाँ पर सिक्योर हो। ठीक है, तो जब आप सिक्योर होगे तब वहाँ पर आप रुकोगे, नहीं तो तुरंत भाग आएंगे। तो भाग आएंगे तो आपकी उपस्थिति वहाँ पर कम हो जाएगी। वही सारी चीज़ है। तो यहाँ पर अगर ये प्रोडक्ट स्टेबल है तभी बी का कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो यहाँ पर के बढ़ेगा। और दूसरा स्टेबल तो है ही है, और साथ में ए रिएक्शन, ये जो ए है आगे की दिशा में गया भी ज़्यादा है तभी बी का कंसंट्रेशन बढ़ा है। तो आगे की दिशा में गया है तभी बी का कंसंट्रेशन बढ़ा है, और जाना ही पर्याप्त नहीं है। बी स्टेबल था, मान लो गया तो, लेकिन स्टेबल नहीं होता तो लौट आता। ठीक है, तो ये बी स्टेबल है और आगे की दिशा में रिएक्शन ज़्यादा बढ़ी है। ये दो चीज़ पता चलता है कब, किससे, के की वैल्यू से। तो के जितना ज़्यादा होगा, मतलब के पी या के सी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगी, रिएक्शन आगे की दिशा में उतना अधिक बढ़ेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा, चौथा या पांचवा होगा आज का। which for which value of equilibrium constant reaction go farthest? For which value of equilibrium constant reaction go farthest? farthest का मतलब आगे की दिशा में अधिक जाएगी। यहाँ पर टेन पावर -1, 10 पावर +2, 10 पावर +1 तो लिखा नहीं जाता, लिख दे रहे हैं। यहाँ पर 10 पावर 0। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू सी की है, इसलिए सी आंसर सही होगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ व्हिच रिएक्शन इज मोस्ट स्टेबल? प्रोडक्ट ऑफ व्हिच रिएक्शन इज मोस्ट स्टेबल? यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर आपने ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी लिया है। ए प्लस बी, यहाँ पर ए बी प्लस सी, यहाँ पर बी सी प्लस डी, सी डी, डी, K1, K2, K3, K4। यहाँ पर 10 पावर -2, एक पावर, सॉरी, यहाँ पर। तो यहाँ पर सी के लिए देखें, के की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर के लिखेंगे, K1 K2 नहीं लिखेंगे। के की वैल्यू मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसलिए जो सी होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये चीज़ हो गया। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, और ये चैप्टर लगभग थ्योरेटिकल पार्ट इसका ख़त्म होने को है। और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इसके थोड़ा सा और जो थ्योरी बच रही होगी उसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम को इसके आगे बना